एक ऐसे क्यों रह गया, उसमें केमिकल नहीं डाला। तो सिर्फ वो कलर की वजह से उसका मतलब मार्केट है। तो इस कलर में क्या दिक्कत है? सर इस कलर में क्या दिक्कत है? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता ना, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता। क्योंकि डार्क कलर है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता, लोग थोड़ा सा उस पर इंक्लाइंड है, इसलिए टेम्परेचर का वेरिएशन की वजह से ऐसा होता है। वो जो नीचे आग लगता है ना, अगर टेम्परेचर सही है तो यहाँ तक रहता है, अगर इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो गया उसमें वो ये बन जाता है, स्टिकी हो जाता है। सही बताया कि अभी तुरंत खाना बनाते वक्त भी ऐसा होता है ना, स्टिकी टाइप का हो जाता है खाना वाला, जो चेंज हो जाता है, तो उसी तरह ये भी है, तो उसमें चेंज हो जाता है। एक महिया होती है आप लोग, तो उस गंदगी को ऊपर लाने के लिए केमिकल डाला जाता है फैक्ट्रियों में, जहाँ से वो बढ़िया गुड़ आता है रंगीन, ठीक है। और हम लोग जो करते हैं, तो यदि एक कराहा पूरा है लगभग 1 कुंटल रस, तो उसमें 1.5 से 2 किलो पानी डालते हैं, केवल पानी शुद्ध, और वो ऊपर आ जाता है, तो महिया निकाल लेते हैं। तो वो केमिकल पूरी तरह से छान देता है उस महिया को, गंदगी को, और ये पानी पूरी तरह से नहीं छानता। जितना छानने लायक है उतना ही छानेगा, और जितना हमारे खाने लायक है उसको वो छोड़ देगा। तो इसलिए भी ये रंग काला है, और वो रंग वो थोड़ा लाइट कलर होता है। उसको प्रिजर्वेशन से टाइम चलत रही जब तक इसमें इतना हाई टेम्परेचर पे इसका बॉइलिंग हो जाता है, उसके बाद अंदर बचेगा। खराब होने के लिए कारण क्या? इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा। तो अब इतना हाई टेम्परेचर के बाद क्या बचता है? थर्मोफिलिक, थर्मोफोबिक सब निकल गया। तो बचा गया वही है। हाँ, एक्सटर्नल अटैक हो गया तो फिर हो सकता है वो अलग। सर कैन यू परचेज इट फ्रॉम हियर? बच्चों को मिलेगा ही। मार्केटिंग की हमारे यहाँ जो सिस्टम है खेती में, है ना, तो अपना ही गुड़ ऑर्गेनिक अपने ही खेत में जाता है। किसी का बीजामृत बनाना, जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, ठीक है। और आप जैसे लोग जो आते हैं, आप लोग तो इकट्ठा पहली बार इतना आए हैं, नहीं तो किसान आते हैं एक दो, तो वो पूरे साल तक पानी पीते हैं। इसके बाद जो इसके अपेक्षा जो बचता है 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, जितना 1 से 2 कुंटल के बीच में बच जाता है हर साल। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा ऑर्डर आता है, तो हमारे यहाँ मोरिंगा लिप्स है, ठीक है, उसका पाउडर बनाते हैं और उसमें मिक्स करके देते हैं, तो बढ़िया रेट मिल जाता है। 600 से 700 रुपये केजी चला जाता है वो गुड़। और अभी मैं दिखाऊंगा, कहीं कहीं सतावर मिलेगा, पीली सतावरी, ठीक है, 10, 12, 15 टन मिल जाएगा। एक पौधे में जब भी खुदाई होती है तो 12 से 15 किलो निकलता है जड़, है ना। तो सतावरी का जो जड़ का चूर्ण है वो मिक्स करके गुड़ में फिर उसको मार्केटिंग करते हैं, वो 900 से 950 रुपये केजी जाता है। और ऐसे बेचने में, ऐसे मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम क्या है, आपको जोड़ा दूं मैं। आधा कराहा गुड़ उतारने में, जिसमें से 25 से 30 केजी केवल गुड़ उतरेगा, तो 3 आदमी की मजदूरी लगती है, तो 3 तरीके 900 रुपये मजदूरी लग गई, ठीक है। 900 रुपये मजदूरी लगने के बाद कम से कम आधा बिस्सा खेत, यानी 400 रुपये का खेत हमारा एक साल फंसा रहा, तो 9 4 1300 रुपये ये लग गया। अब प्रॉफिट छोड़ दीजिए, 25 किलो गुड़ अगर हम 50 रुपये किलो बेचेंगे तो 1250 का, हमको कौन सी प्रॉफिट मिलेगी? किसान फिर क्यों ऐसा करेगा? अच्छा, ये मोरिंगा मिला के जो गुड़ आप बेचते हैं, ये खाने के लिए लेते हैं? और खाने के लिए लेते हैं लोग। मोरिंगा पूरी तरह से सप्लीमेंट्री फूड है, और आप सुबह शाम यदि उसका सेवन करते हैं, तो जैसे दूध एक तरह से सप्लीमेंट्री है ना, सारे तत्व उसमें है, वैसे ही मोरिंगा में है, ठीक है। तो अभी प्लानिंग है कि अब ब्रांडिंग करूँगा। तो आप इसका मार्केट का आप कहाँ इसको डिस्पोज करते हैं, जो मोरिंगा और ये जो? देखिए, हम लोग अभी जो हमारी स्थिति है, मैं 6 साल पहले खेती तो खैर 45 साल से ऊपर से कर रहा हूँ, 5वीं तक ठीक से पढ़ा हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, लेकिन ठीक से खेती ऑर्गेनिक मैं पहली बार 6 साल पहले पतंजलि में जाके ट्रेनिंग लिया, ठीक है, हरिद्वार में। और वहाँ से लेने के बाद फिर 6 महीने बाद मैं 10 दिन की ट्रेनिंग थी नयन देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, जो अयोध्या है, वहाँ ट्रेनिंग लिया।
और इसके बाद ग्रुप फार्मिंग की ट्रेनिंग लिया मैं। उन्नाव जिला के केवीके में आयोजित था। और फिर दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के जो भी ग्रुप हैं पतंजलि से, उनको मैं ट्रेनिंग दिया पतंजलि में जाके। अपने यहाँ मैंने किसानों को ट्रेनिंग दिया। तो ये तमाम ट्रेनिंग लेने और देने से इतने संपर्क बढ़ते गए कि कई अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं। केवल हमको ज़रूरत है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालने की, कहीं ना कहीं से ऑर्डर आ जाएगा। और हमारी अभी उतनी क्षमता नहीं है कि हम ट्रक भर के माल भेजें, ठीक है। तो हमारा तो ऐसे ही मार्केटिंग हो जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, FPO जब हम बना लिए हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो फिर मार्केटिंग कैसे की जाती है उसको ठीक से डेवलप किया जाएगा। अभी तक तो काम चल रहा है ऐसे ही, इतने संपर्क हैं कि हो जाता है। अभी आपको बताऊं सर, मैं 3 साल से, अब की बार नहीं बोया हूँ, DG09 एक इजराइल का गेहूँ है, उसको लगाता था। वो 40 कुंटल प्रति एकड़ उसकी यील्ड है, ठीक है। और उसका बीज मैं बेचा 37 कुंटल हुआ था, तो उतना मैं बेच दिया 200 रुपये केजी के हिसाब से, बैठे बैठे घर। गाजीपुर से, जौनपुर से, और भी जहाँ जहाँ से, रायबरेली से, बाराबंकी से, जहाँ से भी किसान है आके ले गए। तो अभी इतना स्तर तक तो हम खुद ही अपने से कर ले रहे हैं, इतना संपर्क है। अब FPO में अपने 305 कुल संख्या है, हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर 11 और बाकी सब मिला के 305 संख्या है। तो 305 लोगों की जब व्यवस्था होगी, एक साथ कोई भी आइटम आएगा तो उसके लिए सिस्टम होगा ना। हम प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देंगे और देखेंगे कि अपने फॉरेन सेक्टर में या अपने देश में किस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग है अच्छी, तो उस हिसाब से उनको फिर पैदा करवाएंगे। फिर उसकी मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, अभी आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी, राम जाने। जो दिल्ली में व्यवस्था है कि विदेश मार्केटिंग करने वाला जो ऑफिस है दिल्ली में, ऑल इंडिया, ठीक है, उसकी एक शाखा बनारस में भी खुली है 2-3 साल पहले की। हमको पिछले साल मालूम हुआ। तो हम लोग बनारस के नज़दीक हैं। और दूसरी चीज़, अभी बंदरगाह बन रहा है, बन गया बल्कि चालू हो गया बनारस में, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी आइटम फॉरेन ले जाने के लिए अगर कलकत्ता जाना होगा बंदरगाह के लिए, तो हम लोगों को सुविधा है, यहाँ रास्ते में है। अभी आप देख रहे हैं इंटरनेशनल हवाई अड्डा है बाबतपुर का। हम लोगों को कोई भी आइटम, जैसे हाँ मैं मशरूम की खेती करवा रहा हूँ बगल में एक किसान से, तो उनका सीधे सऊदी अरब चला जा रहा है माल। तो हम लोगों को मार्केटिंग की कहाँ दिक्कत है। और ऐसी व्यवस्था भी धीरे धीरे बन रही है। अभी मैं 24 सितंबर को था, मुख्यमंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम था लखनऊ में, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें बताया कि इस साल ही मंडल स्तर पर जितने केवीके हैं या कृषि विभाग हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है, बजट में बताया। और अगले साल तक हर जिले पर ये व्यवस्था बना दी जाएगी। तो आप समझिए हम लोग को प्रोडक्ट बेचने में कहाँ दिक्कत है। अभी हमने शुरुआत क्या किया है, हम व्यक्तिगत किए हैं, लेकिन सभी किसान तो अभी किए नहीं हैं। और जो करेगा तो आप क्या समझते हैं कि बिना चेक किए होगा? एक बार में आपकी ज़मीन तो ऑर्गेनिक होगी नहीं, कम से कम 3 साल लगेगा। तो आप शुरुआत कीजिए थोड़ा थोड़ा, और तब तक तो मार्केट हो जाएगा। और हम लोग के CM और PM ऐसे मिले हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तब कहते हैं। तो उनके पर हमें विश्वास करना होगा। कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्यता होगी, और होनी भी चाहिए। एक और कार्यक्रम था, उसमें अपने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी थे, हाँ। तो उसमें ये जो ITC है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका चौपाल सागर भी है चंदौली जिले में। तो ITC के CEO गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं, कोई राय साहब, रजनीकांत राय या क्या नाम बताए थे। वो MOA पर साइन किए कि उत्तर प्रदेश में जितना प्रोडक्ट होगा ऑर्गेनिक वो सब वो खरीदेंगे, ठीक है। और सागर से, चौपाल सागर से, या जहाँ पर चौपाल सागर नहीं है तो कृषि विभाग जो लेगा माल ITC को बेचेगा, और वो फिर विदेश सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से पूरी व्यवस्था प्राकृतिक के तरफ बढ़ रही है। हम लोगों को केवल उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चूँकि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, तो सभी किसान अभी डरते हैं, हिलते हैं। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं पहली बार जब ट्रेनिंग लेके आया, उसके पहले मैं सतावरी की खेती करता था, ठीक है। और जब मैं ट्रेनिंग लेके आया तो मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया, कैसे खेती की जाती है ये कम बताया गया। एक डॉक्टर प्रोफेसर द्विवेदी सर थे, JL द्विवेदी सर, वो हम लोगों को ट्रेनिंग दिए थे।
तो वो इतना घुसा दिए कि सिद्धांत इतना घुसा दिए कि दिमाग में था कि मर जाएंगे खाए बिना, लेकिन करेंगे तो ऑर्गेनिक। ठीक है, और आके मैंने 9 बीघा यानी 6 एकड़ गेहूं लगा दिया ऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक करने का मतलब आप कल्पना कीजिए, जैसे आप केला खा रहे हैं मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है, काम करने की क्षमता उससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। 2 केला खा रहे हैं रोज। अब आप सोचे कि केला बंद कर दें और चावल खाना शुरू कर दें, चावल से भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 2 केला 100 ग्राम चावल के बराबर है और आपने 50 ग्राम चावल खाना शुरू किया, तो जब मात्रा तत्व की घट गई तो उपज तो घट जाएगी, कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। तो मैंने शुरुआत तो कर दिया, सब ऐसे ही बिना खाद का फेंक दिया। जहाँ 20 मने बीघा जाने वाला वहाँ गया 7 मने बीघा, ठीक है। तो आपको अगर फॉलो करना है तो पूरी तरह से 100% फॉलो करना है। अभी तो वैसे ही आ गया 20 मने बीघा, जैसा हम लोगों का पहले ऐसे होता है रासायनिक। ये अभी तो हम सुपर 303 बोए हैं। हाँ, श्री राम सुपर 303। वो 20 मन दे रहा है ऑर्गेनिक? हाँ हाँ, क्यों नहीं देगा। आपको अभी दिखाता हूँ, खेत देख लेंगे तो आइडिया लग जाए। हाँ, अभी आप क्या बोल रहे थे तालाब के विषय में, तो फिर आगे चला जाए उधर। लोग जब जरा एंट्री हो गया। अच्छा अच्छा, रिसर्च सक्रिय है कि जरूरत पड़ेगी तो 50 किसानों को हम लेके वहाँ खड़ा हो सकते हैं कि आप कैसे पैसा लेंगे, क्यों नहीं सर्टिफिकेशन के लिए आप एग्री होते हैं, ठीक है। और जो भी किसान हमसे एफपीओ से जुड़े हुए हैं, हमारे ही एफपीओ को सर्टिफाई करना है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम जानते रहेंगे कि हमारा किसान सही काम कर रहा है। दूसरी चीज़, चेक करने की व्यवस्था भी बन गई है। आप अपना जब प्रोडक्ट ले जाएंगे बेचने के लिए केवीके पर या कृषि विभाग में या जो भी चौपाल सागर है जहाँ आईटीसी में, जब ले जाएंगे वहाँ चेक करने की हर जिले पर व्यवस्था बनने जा रही है। आपका प्रोडक्ट चेक होगा, चेक होने के बाद ही लिया जाएगा। तो किसान ऐसे ही बगैर ऑर्गेनिक का वो उसमें घुसना नहीं चाहेगा, क्यों एंट्री करेगा भाई, दिक्कत हो जाएगी। ये जो आपका ऑर्गेनिक का ये जो बना है एफपीओ 305, सारे किसान ऑर्गेनिक कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, अलग अलग है। हाँ, अभी अलग, अभी 20 से 22 किसान ही ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो आपका मोटो क्या है इसका, मतलब बेसिक वो क्या है? देखिए, बेसिक मोटो तो यही है कि हमारा पूरा भारत स्वस्थ होना चाहिए। इतना ही हमारी कामना नहीं है, बल्कि पूरा विश्व भारत के माध्यम से स्वस्थ हो। अरे वो वाला मोटो वो नहीं, एफपीओ का क्या है? एफपीओ जो आपने बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मतलब क्या है आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है? मतलब जैसे कि सारा 320 फार्मर्स को, सॉरी 305 फार्मर्स को खाली ऑर्गेनिक ही करवाना आपका लक्ष्य है? नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। तो क्या लक्ष्य है? ठीक है, हम लोगों का लक्ष्य है कि ऑर्गेनिक के तरफ जाते हुए हमारे जो भी फार्मर हैं उनको जो भी परेशानियां हो रही हैं, जैसे खाद की परेशानी हो रही है, बीज की परेशानी हो रही है, ठीक है, उनको अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग की परेशानी हो रही है। जैसे हम लोगों का एफपीओ है, तो अभी आपने देखा होगा जिनके अकाउंट में, जिस एफपीओ के अकाउंट में 25 लाख तक रहेगा, वो धान का क्रय केंद्र चला सकते हैं, गेहूं का क्रय केंद्र चला सकते हैं। तो इस तरह से जो भी समस्याएं हैं, इसको पूरा करते हुए प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देना कि धीरे धीरे किसान इस पर आएँ। मोटो हमारा यही है, कुल मिला के प्राकृतिक खेती पर ही लाना हमारा मोटो है। लेकिन तरीका ये है, हम शुरू में नहीं आ सकते, एकाएक खड़ा नहीं हो सकते। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम थोड़ा सा आप जो बताएं उसको थोड़ा इलेबोरेट करें। पहले जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स उसको एड्रेस करना, ठीक है। वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, इनपुट से रिलेटेड हो सकता है, वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। वो सेटिस्फाई होने के बाद स्लोली ऑर्गेनिक की तरफ move करना। वो वॉलंटरी है, उसमें कंपल्शन नहीं है। लेकिन कंपल्शन इनका क्या है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम, मार्केटिंग हमेशा प्रॉब्लम रहा किसान के लिए, अब एफपीओ के माध्यम से उसको रिड्यूस करें, नॉट होता है। इनपुट्स, क्वालिटी इनपुट्स हमेशा प्रॉब्लम रहा, अब उसको नलीफाई करें। तो सर सबको जुटाने में दिक्कत नहीं हुई? सब अलग अलग सोच के होते हैं, कोई मानता है, देखिए, दिक्कत तो होती है, हर काम में दिक्कत होती है, भोजन करने में भी दिक्कत होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, आवश्यक है। तो दिक्कत तो हर जगह डायरेक्टर में से भी हैं एक? जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 11 हम लोगों के हैं, 10 से 14 होने चाहिए, तो उनमें नहीं बल्कि उनमें भी जो 5 होते हैं उनमें एक हूँ, और वो भी एक हूँ तो अध्यक्ष के रूप में। तो बाकी लोग भी हैं, अच्छे हैं। अभी एक हमारे डायरेक्टर अजीत सिंह जी, वो BHU से ही MSc AG हैं,
कभी के, अब तो रहते तो शायद रिटायर हो चुके होते, 60 से ऊपर के हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और उन्हीं के नाम से हम लोगों ने अभी ये 30 जनवरी को बीज का, खाद का और दवा का, तीनों का लाइसेंस अभी लिया, उन्हीं का सर्टिफिकेट लगा के अभी 30 जनवरी को। एज ए FPO दे कैन प्रोक्योर एंड सेल इट एज ए FPO। तो अब मान लीजिए ये फर्टिलाइजर का है ना, अब मान लीजिए क्रिप्को का, FPO से लोग क्रिप्को का अपने डिमांड भेजेंगे, हमको 500 टन की ज़रूरत है, तो क्रिप्को इनको सप्लाई करेगा 500 टन ऑफ फर्टिलाइजर ये FPO के नाम से। अब ये पूरा इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसी तरह केमिकल्स जो भी अपना 305 में करेंगे या पूरा? नहीं, ये 305 का एक यूनिट है, लेकिन उसको खरीद कोई सकता है, कोई भी खरीद सकता है इस रीजन का, या कहीं पर भी बिजनेस में आ गया ना आपका। ऐसे थोड़ी कि हम केवल 305 को बैठेंगे, लेकिन अगर सेल कर रहे हैं तो प्रायोरिटी ये रहेंगे 305। जब इनका नीड पूरा हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि मेरा मेंबर को पहला प्रायोरिटी है ना, क्योंकि मेरा सोसाइटी का मेंबर है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, उसको फर्स्ट मिलेगा, उसके बाद सबको मिलेगा। अच्छा, आपने जो ये चेंज किया, पहले आप वैसी खेती कर रहे थे, अभी आप ऑर्गेनिक में हैं, तो आपको क्या मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिफरेंस क्या लगे आपको, मतलब जो आपने महसूस किया इसको करने में? कॉस्ट कितनी लगती है उसमें ज़्यादा या इसमें? जो लागत है वो पूरी तरह से घट गई, यानी 2-3% लागत रह गई, ठीक है। इनपुट कॉस्ट और रेट हमको अच्छा मिल रहा है इसलिए कि क्वालिटी अच्छी होगी। अगर अभी तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए रासायनिक से उतना ही हो रहा है, पहले तो कम होता था, 2-3 साल पहले तो कम ही हो रहा था ना। तो अब जब हमारा क्वालिटी अच्छा है, रेट बढ़िया मिल जाएगा तो कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अपेक्षा अगर 20 कुंटल होता है जहाँ, वहाँ हमारा यदि 16 कुंटल भी होगा और रेट डबल रहेगा तो उससे तो ज़्यादा ही हुआ ना। बाकी आपको नहीं लगता कि आप ये स्मॉल स्केल में कर रहे हैं इसीलिए मार्केटिंग का दिक्कत नहीं हो रहा है? अगर आप 50 या 60 एकड़ में करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगा। बाकी 20 रुपए में ले रहे हैं। नहीं, ये तो मैं बात कहा ना, सरकारी रेट है तो वो मैं ऐसे ही कह दिया। मैं क्यों उनसे कहने जाऊँ कि किस रेट में लेंगे जब मुझे देना ही नहीं है तो। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ आप जैसे मान के चलिए आपका 6 एकड़ का ज़मीन है अभी जी, इसीलिए आपको मार्केटिंग में दिक्कत नहीं हो रहा है जी। अगर आप मान के चलिए आपका FPO के सब करेंगे और 60 एकड़ का बड़ा मास बन गया जी, तो आपको तो मार्केटिंग में दिक्कत आ जाएगी। अभी मैंने बताया कि 24 सितंबर को CM जी ने बताया था, ठीक है, कि हर जिले पर KVK या कृषि विभाग या ITC ये पूरे जिले का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है। रिलेटिवली आपसे सस्ते दाम में ही लेगा। कैसे आप कैसे पहले ही मान लेंगे कि वो सस्ते दाम में लेंगे? अभी आप सीड के पर्पज से उसको 100 रुपए 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। जी जी। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा होगा प्रोडक्शन, वो ग्रेन के बेसिस पे देंगे। ग्रेन के बेसिस पे ही देना पड़ेगा। अच्छा, हमको एक बात बताइए, अगर मैंने सीड देने के लिए, जैसे मेरा FPO है, सभी लोगों ने सीड बनाना तैयार कर दिया, जैसे गेहूं का सीड सभी लोग तैयार कर रहे हैं, मैंने बोला कि फला किस्म का गेहूं, फला वैरायटी का गेहूं आप लोग बोलिए, सब ने बोया, ठीक है, और उसका सीड हमें बेचना है। और जब हम सीधे कृषि मंत्रालय से संपर्क करके कृषि विभाग को ही बेचेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं, जीरा बत्ती जो हम लोग लगाते हैं उसका धान हम लोग 25 रुपये किलो बेचते हैं, और जब बीज खरीदने जाते हैं तो 125 रुपये किलो हम ही को मिलता है। किसान ही बीज खरीदता है, खाने वाला नहीं खरीदता। GR32 आप लोगों से मार्केट में बस 25 रुपए के जी जाता है। धान की मैं बात कर रहा हूँ, चावल 5000 कुंटल 50 रुपये के जी, ठीक है। तो हम लोग जब धान बेच रहे हैं तो 25 रुपये के जी बेच रहे हैं, मार्केट में जब खरीद रहे हैं उसको बीज के रूप में तो 125 के रेट में खरीद रहे हैं। तो जब सरकारी रेट पर सरकार हमसे खरीदेगी और बिचवाएगी 125 पर, तो खरीदेगी कितने में? 25 में खरीदेगी। इतना डिफरेंस तो रहेगा नहीं। यहाँ तो कम ही रहता है ना, तो जब ये मार्केट में जाता है तो ऑलमोस्ट डबल। सर, अगर डायरेक्ट हम एज अ कंज्यूमर इनको अप्रोच करें तो फिर ये तो हमारे और इनके लिए दोनों के लिए फायदेमंद हो गया। बाकी ऐसा नहीं होता है ना, मार्केट सब्जेक्टिव हो जाता है ना। बट वो तो पैडी बेच रहे हैं ना, हमको तो चावल चाहिए, फिर मिलिंग प्रोसेस होके आएगा, मिलिंग ग्रेडिंग। मैं तो अभी भी, जैसे मैं एक मार्केटिंग करता था 3 साल पहले, ठीक है, अभी तो सब बीज में चला जा रहा है थोड़ा थोड़ा। आप यदि आपके पास 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है,
उसमें आप धान पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ पैदा करते हैं। सबका गांव ऐसे जगह होगा जहां 10, 12, 15 किलोमीटर के एरिया में कोई न कोई मार्केट होगा। जैसे हम लोगों के पास 7 किलोमीटर पर मुगलसराय है, ठीक है, वहाँ तमाम कंपनियों के जितने अच्छे अच्छे लोग हैं वो कैलाशपुरी में बसे हुए हैं, रवि नगर में बसे हुए हैं। 5 लोगों को पकड़ लीजिए किसी के माध्यम से, ठीक है, केवल 5 को। अगर आपके पास 50 कुंटल गेहूँ होता है तो 10 कुंटल अपने घर पे भी खाएंगे ना साल भर में, ठीक है, 40 कुंटल बचा। एक परिवार में 10 कुंटल गेहूँ लगेगा। 4 लोगों को केवल पकड़िए, उनसे कहिए कि आटा हम आपको देंगे। अंतर इतना ही है कि जो मार्केट में आप आटा 80 रुपये केजी खरीद रहे हैं वो नाइट्रिक एसिड डाल के पैक किया हुआ है, ठीक है, और उस आटा को आप खरीद रहे हैं जिस पर से छिलका उतार के पशुओं के लिए चला जाता है, तो वो क्या हो गया, वो अल्काइन हो गया, अल्काइन हो गया ना, एसिडिक हो गया, ठीक है, और जब उस पर कवर है तो अल्काइन है। तो हम लोगों का जो है वो अल्काइन आटा है और इसमें कोई केमिकल नहीं है, और जब भी देंगे तो ताज़ा देंगे। आप कल्पना करिए 20 दिन से ज़्यादा आप आटा रखेंगे तो उसमें सुसुड़ी पड़ जाएगी, जीव पड़ जाएंगे, और वो 6-6 महीना बेच रहे हैं, पैकिंग का कुछ भी नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? तो केमिकल तो है। तो एक तो केमिकल युक्त आटा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कस्टमर को। दूसरे रेट आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, 80 रुपये किलो मार्केट से ले रहे हैं, हम भी 80 रुपये किलो आपको देंगे। और तीसरा वो रासायनिक है, ये ऑर्गेनिक है। आप आके यहाँ खोजिए, ढूंढिए कहाँ कमी है, उसको जाके एक बार चेक करा लीजिए। नहीं, अगर आपको विश्वास होता हो तो एक बार चेक करा लेंगे, बार बार लेंगे। तो 4 कस्टमर 5 कस्टमर या ज़्यादा ज़मीन है तो 10-12 कस्टमर आप मार्केट का पकड़ लेंगे, अपना सारा सामान उसी घर में आपका चला जाएगा। यहाँ तक कि आपकी बहिर चली जाएगी, आपका गुड़ चला जाएगा, आपका तेल चला जाएगा, जो जो आप पैदा करते हो, हल्दी पैदा करेंगे जैसे किनारे किनारे मैं लगाता हूँ तो हल्दी चला जाए, सब कुछ जाएगा। 5-6 परिवार में सारा चला जाएगा। पूरे परिवार को नहीं पकड़ना है, किसी एक आदमी को उस परिवार से। आपका भी ऑर्गेनिक में गेहूँ छोड़ते और क्या क्या मॉडल? सब चीज़ दिखाऊंगा एक तरफ से, तो ठीक रहेगा। ठीक है सर। बाकी हमने तो सुना था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जितना भी होता है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा रहता है। तो अगर मेरे को आटा 50 रुपये केजी में मिल रहा है, हाँ। तो मैं आपसे 110 रुपये से क्यों, मतलब मैं क्यों खरीदूँ? तो मैं कहाँ कहा, मैं तो कहा कि यदि मार्केट में 80 रुपये है तो आप भी मुझसे 80 रुपये लो कस्टमर। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका तो मतलब यील्ड कम होगा। यील्ड कम होने लगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। ऐसे भी मैं गेहूँ बेचूंगा तो 20 रुपये किलो में बेचूंगा, मैं किसान हूँ। और ऑर्गेनिक जब पैदा कर ले रहा हूँ, आटा बेच रहा हूँ, तो 1 किलो पर 1.5-2 रुपये पिसाई हुआ, तो 20 का आटा 22 रुपये का हो गया, 20 का गेहूँ 22 रुपये का आटा, और मैं बेच रहा हूँ अगर 80 रुपये का, तो हमको तो 3 गुना प्रॉफिट हो गया ना। फिर तो हमें कहाँ घाटा? ये जो ग्रुप एफपीओ का कॉन्सेप्ट था, एफपीओ का तो मोदी जी ने अभी पॉपुलराइज किया, एफपीओ नाम। एफपीओ एक कोऑपरेटिव या मतलब सहकारिता का एक रूप है। तो इससे पहले आप इंडिविजुअल खेती करते थे अकेले तौर पे, या इससे पहले से ही कुछ सहकारिता बना करके आपस में करके करते थे, या फिर ये जब मोदी जी ने जब ये पॉपुलराइज किया, या जैसे भी जब ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज हुआ कि एफपीओ का, तब से आपने ग्रुप बनाने की कोशिश की और इतना बड़ा? हाँ देखिए, एफपीओ तो 2013 से है, ठीक है, ये व्यवस्था, लेकिन हम लोगों की जानकारी में नहीं था। अभी जब ये पॉपुलर हुआ है मोदी जी के समय में, उनके कहने पर, तभी हम लोगों को संज्ञान में आया है, ठीक है। इसके पहले संज्ञान में नहीं था। हम लोग उतने स्तर के, उस स्तर के कोई कंपनी वाले नहीं हैं कि पहले से जानते रहेंगे, हर चीज़ स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं, एफपीओ नहीं था, मतलब एफपीओ एक सहकारिता का मतलब तरीका, मतलब आपस में क्वेश्चन ये है, जो एफपीओ से पहले एफपीओ जैसे नया है कंपैरेटिवली, उससे पहले भी क्या कि आप ये ग्रुप टाइप का कुछ करने, जैसे अमूल जैसे डेयरी वाले करते हैं ना, कोऑपरेटिव डेयरी टाइप का बनाते हैं, सोसाइटी वगैरह। मैं बता रहा नाम ये अभी मिला है। तो मैं मैंने बताया कि 6 साल पहले ट्रेनिंग लिया पतंजलि से, तो जितने अपने ज़िले के लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया, मैं 70 किसानों को ट्रेनिंग दिया। 20 दिन की ट्रेनिंग, मतलब 120 घंटे की ट्रेनिंग दी, 6-6 घंटे प्रतिदिन की उनको ट्रेनिंग दिया। तो उसमें से 20 से 21 किसान कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती, और उनका सेल मेरे माध्यम से ही होता है,
तो एक छोटे रूप में हम लोग कर रहे हैं, समूह के रूप में, ठीक है। लेकिन एफपीओ अभी बना है, अभी एफपीओ में हुआ क्या? अभी तो हम लोगों ने 30 जनवरी को लाइसेंस लिया है, अभी उस पर ठीक से काम करेंगे। अभी जो निकला हुआ था नवंबर में फार्म मशीनरी बैंक, जो 15 लाख का इंस्ट्रूमेंट मिलना था, वो अभी लिया है हमने। चंदौली ज़िले में 8 था, उसमें पहला स्थान मेरा था एफपीओ का, तो हम लोगों ने अभी वो लिया है। अभी वो किराए पर चलेगा तो क्या आता है, क्या परेशानियाँ आती है, मतलब सब कुछ अभी नया नया है, कस्टम हायरिंग ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो स्कीम, तो अभी तो एफपीओ की हम लोगों की शुरुआत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा लिया तो एकाएक तुरंत तो खड़ा हो नहीं जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे। आप जो फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं, इन लोगों को आपके बारे में जानकारी कैसे मिलता है? ढूंढना पड़ता है ना फार्मर को। नहीं, फार्मर आपको ढूंढता है और आप फार्मर को ढूंढते फार्मर हमको नहीं ढूंढता, फार्मर को ज़बरदस्ती ढूंढना पड़ता है, ज़बरदस्ती समझाना पड़ता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सर आपका कुछ मीटिंग्स होता है क्या? एफपीओ का तो मीटिंग होता है, ऑफिस है कोई? ऑफिस हमारा मुख्यालय पर है चंदौली, यहाँ भी ऑफिस है, वो जो रोड है ना, उस रोड पे भी ऑफिस है। लेकिन कभी कभी हम लोग बैठते हैं, जब कोई काम होता है, मीटिंग वगैरह होती है, चूँकि हाल है वो, और ऐसे तो हम लोग यहीं रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, मतलब मैंने बहुत स्मॉल स्केल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है, मतलब अपने यूजी के टाइम पे। तो हम लोग जो ये कीटनाशक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो बनाते थे, मतलब लेकिन काम नहीं करता था। बनाते तो थे हम लोग, थोड़ा लेकिन सा कीड़े कीटनाशक मरते है ना नहीं थे। बचा हुआ, तुरंत ले आओ, हम दिखा देते हैं, तो फिर बताते हैं। अच्छा, हमें जो हम आपने हमारा सवाल का जवाब दिया उसको पूरा प्रिसाइज करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक वो दिखा वो मतलब मरते नहीं थे, वो पूरे घूमते रहते थे। और मतलब कीट वाला तो थोड़ा फिर भी कारगर था ना। ये गाजर वाली घास, हमारे यहाँ केला है तो केला की पत्ती, उधर पपीता है तो पपीता की पत्ती, उधर कोने पर मदार है तो मदार की पत्ती, कनैल है 2-3 पेड़ उधर आगे तो कनेर की पत्ती, ठीक है। ये सारी पत्तियों को हमने गोमूत्र में, देसी गाय का गोमूत्र इस कंडाल में है, अभी कम से कम 50 लीटर होगा, आप लोग खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके 10 लीटर गोमूत्र में हमने इसको चुरा दिया ठीक से, यहीं पर गरम गरम करते उबालते हैं, ठीक है। हमने उबाल दिया और इसको छान लिया निचोड़ के, ठीक है, और इसमें रख लिया। एक गैलन जो था ये 5 लीटर का होगा लगभग, तो 5 लीटर को हमारा माहो लगा हुआ था, सरसों अभी दिखाएंगे 1 एकड़ है, तो उसमें छिड़काव किया, माहो सब गायब हो गए, ठीक है। और अभी ये है। अब इसका तरीका क्या है फेंकने का? इसको निचोड़ कर जब हम निकालते हैं, ए बेटा 1 साल से ऊपर वाला जो मंठा रखा हुआ लिया हो तो अच्छा, ये छाछ है देसी गाय का, और 1 साल से ऊपर का है, क्या है? 1 साल से इसमें बैक्टीरिया 1 ईयर से ऊपर का है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम कि जैसे 1 गैलन हमने ले लिया, 15-16 लीटर आता है उसमें स्प्रे मशीन में, जो पीठ पर रख कर, ठीक है। तो उसमें हमने 2 लीटर इसको डाल दिया, बाकी पानी डाल दिया, और 150 ml, यदि फूल वाली कोई फसल है तो 150 ml से ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो फूल मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। और यदि फूल वाला नहीं है फसल तो आप 200 ग्राम 250 ग्राम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 1 गैलन में 2 से 3 लीटर इसको और 150 ml इसको डाल के, और 1 पोटी लहसुन, उसको बल्कि 15 ग्राम कहिए 10 ग्राम लहसुन, उसकी चटनी बना के इसी में मिला के स्प्रे वाली मशीन में, यानी लहसुन थोड़ा सा 150 ml मंठा, और ये जो गोमूत्र में अपना बनाया हुआ नीम के पत्ती का रस है, इसको डाल दिया 2 से 3 लीटर, और मिला के आप पानी में छिड़काव कीजिए। कैसा हो कीटाणु रहेगा, मरेगा नहीं, ये गारंटी है, लेकिन रहेगा नहीं। क्या कहते हैं एंटोमोलॉजी वाले इस प्रोसेस को? उन्होंने कहा मरेगा नहीं लेकिन रहेगा भी नहीं। इरेडिकेशन नहीं, इरेडिकेशन सबसे बढ़िया रिपेलेंट, ऐसा भगा देता है लेकिन रहेगा। अच्छा, कुछ लोग राख भी डालते हैं, आप लोग भी डालते हैं क्या ऑर्गेनिक नहीं, में? मैं तो नहीं डालता, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कोई चीज़ खेत में आपको सूखा फेंकना है, ठीक है, तो राख में मिला के फेंक दो। तो राख में ऐसे नहीं, बल्कि आपको यदि हवन कुंड की राख मिले, करीब करीब हर गांव में कहीं ना कहीं हवन कुंड होता है, शिव जी का मंदिर या कुछ भी,
तो उसमें की राख अगर मिले तो उस राख में जो कुछ भी मिला के आप फेंकेंगे तो निश्चित रूप से वो 10 गुना ज़्यादा कारगर होगा इस साधारण राख से। तो यदि कभी आवश्यकता पड़े तो हवन कुंड से थोड़ा राख लाइए, उसमें मिला के फिर फेंकिए। और मिला के फेंकना क्या है, आपको घन जीवामृत मिला के फेंक सकते हैं और अच्छा काम करेगा। घन जीवामृत यहीं बगल में है, आप लोग देख लीजिएगा। हमने अभी केला में डाला था और अभी थोड़ा बचा हुआ है। जब बेर, ये जो बेर है ना, इसकी छंटैया होगी शिवरात्रि के बाद, कट जाएगी, फिर कंछा निकलेगा तो सितंबर में फूल आएगा। तो ये कट जाएगा तो इसकी जुताई होगी और यही जो घन जीवामृत बगल में है ये इसमें पड़ जाएगा। घन जीवामृत में क्या डालते हैं, क्या आप खुद बनाते हैं? हाँ, कैसे क्या बनाते हैं? घन जीवामृत में 100 किलो यदि देसी गाय का गोबर हमने ले लिया, ठीक है, तो उसमें 10 लीटर हम गोमूत्र डालते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका कुछ और है, लेकिन मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ। और 100 किलो गोबर पर 10 लीटर गोमूत्र के साथ 20 लीटर जीवामृत डाल के उसको मिला देता हूँ। जीवामृत कहाँ से लाते हैं? बनाता हूँ, वही तो बनाता हूँ ना। फिर जीवामृत बता दूंगा कैसे बनता है और दिखा भी दूंगा, बना हुआ है उधर, ठीक है। तो 20 लीटर जीवामृत डाल के ठीक से फावड़ा से मिला के उसको पुआल वगैरह से, पराली से हम ढक देते हैं, क्योंकि यहाँ छाया की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। तो हम पुआल से ढक देते हैं। 1 सप्ताह के बाद घन जीवामृत तैयार हो जाता है और उसको फिर जब तक हम फेंकना चाहें, 6 महीने तक, साल भर तक, जितना ज़्यादा हो, जितना उपयोग कर सकते हैं करें। वो खराब होने वाला नहीं है, लेकिन छाया में होना चाहिए, ढका रहना चाहिए, ठीक है। अब जीवामृत क्या होता है बताता हूँ। जीवामृत कोई खाद नहीं है, ये शुद्ध रूप से अपना गोमूत्र और ये देसी गाय के गोबर में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। अब उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 1 ड्रम मैंने बनाया, 1 ड्रम का मतलब 200 लीटर लगभग, और 2-4 इंच कम रहे कि डंडा से हिलाने में गिरे न, तो 190 लीटर या 180 लीटर उसको समझ लीजिए, ठीक है। उसमें 10 किलो गोबर डालते हैं। गोबर जितना ताज़ा हो, गोमूत्र जितना पुराना, उतना कारगर हो, ठीक है। तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ उसमें डाल के, और हम तो अपने केला के पास की 1 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं। वैसे आप कहीं का भी जहां आपको समझ में आता है कि केमिकल न पड़ता हो, वहां की मिट्टी, पीपल के पेड़ के नीचे की, बरगद की या जंगल की जहाँ की भी, या कोई मोटा लाट हो, है ना, जहाँ समझ में आए कि यहाँ बैक्टीरिया होंगे, तो वहाँ की 1 मुट्ठी मिट्टी लेकर और उसको ठीक से आप मिला दीजिए। और सुबह शाम क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं, ठीक है, डंडा से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट उसको हिलाइए। और ये बता, तो जैसे मैं सुभाष पालेकर जी के यहाँ भी गया हूँ, ट्रेनिंग लिया, हाँ, तो उन्होंने तो बताया कि 48 दिन के बाद, 48 घंटे में ही ये तैयार हो जाता है। लेकिन मेरे समझ में, मेरा जो अनुभव है कि 72 घंटे तक ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और हर 20 मिनट में डबल होते रहते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 ग्राम गोबर में यदि 300 करोड़ बैक्टीरिया हैं, तो 1 चम्मच गोबर यानी 5 ग्राम में 2500 करोड़ हो गया। तो 10 किलो गोबर में कितने बैक्टीरिया होंगे? कोई इसमें लाला होगा तो उतना शून्य लगा सकता है। ठीक है, तो इतने बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल होंगे और 72 घंटे तक होते रहेंगे। तो कितने बैक्टीरिया हो गए? तो ये केवल बैक्टीरिया है। और जो इसमें मटेरियल दिया गया है, चाहे कार्बन के रूप में दिया गया है, चाहे उसको तत्व के रूप में समझिए, जो समझिए, उनका वो भोजन है मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप से बैक्टीरिया हुए 200 लीटर। और 200 लीटर जब आप 1 एकड़ खेत में पानी के साथ चलाएंगे तो पूरा खेत जितना पानी देते हैं उतने, जैसे आपने गेहूं में 3 बार पानी दिया तो 3 बार 200 लीटर चलाइए आप, तो 3 साल में आपका खेत ऐसा हो जाएगा कि जितने कण हैं, कण मत कहिए बल्कि उसको अणु कहिए। ये जो कण भी धूल के दिखाई देते हैं, ये भी तो अणुओं के समूह ही हैं, ये कण। ठीक है, तो वो जितने अणु हुए, जितने छोटे से छोटे सूक्ष्म कण हुए, उन हर कणों के साथ एक एक बैक्टीरिया हो जाए। तभी तो कहा गया है कि धरती सजीव है, एक एक कण के साथ एक एक बैक्टीरिया। तो जितने बैक्टीरिया हैं हर कण के साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी ज़मीन बैक्टीरिया मय हो जाएगी। फिर ये नहीं आपको करना पड़ेगा कि डाई पर लिखा है 10% घुलनशील,
यानी 90% घुलनशील नहीं है, क्योंकि 90% बैक्टीरिया नहीं है ज़मीन में, केवल 10% रह गए हैं। तो जब 100% बैक्टीरिया हो जाएंगे तो जो भी चीज़ डालेंगे आप वो 100% घुलनशील होगा और 100% काम करेगा। रासायनिक उर्वरक के लिए भी ये कारगर है। ठीक है, तो ये जीवामृत हुआ, वही जीवामृत 20 लीटर हम घन जीवामृत के लिए डालते हैं। ऑलरेडी 18% या 28% के लगभग वो घट जाएगा रेट, तो 33% सब्सिडी देते हैं, खा जाते हैं सब बैंक वाले और विभाग वाले, तो बचता क्या है? ठीक है, ऐसे कम से कम 18% या 28% जो भी है वो उतना तो घट जाएगा, आराम से किसान अपना खरीदेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये गोबर खरीदने की व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर हो। आप लोग नहीं जानते होंगे, जिसको हम लोग माता बोलते हैं, गाय माता, वो जब बीमार होती हैं तो सड़क पर छोड़ दी जाती है। ठीक है, अभी भी जितने बछवा बछिया हैं सब बछड़े अधिक, बछिया जो मरकट जैसे हो गए हैं कि अब मर जाएंगे, उसको छोड़ देते हैं और खेत में चलती हैं। जिस दिन ये हो जाएगा कि 5 रुपये किलो गोबर खरीदा जा रहा है, एक गाय लगभग 10 किलो गोबर देती है 24 घंटे में, तो 50 रुपये का हो गया। तो सब लोग बांध के अपना रखेंगे, दूध न मिले गोबरे बेचिए। और गोमूत्र भी चाहिए, इसमें गोमूत्र भी चाहिए, तो गोमूत्र का भी रेट लगा दें कि 5 रुपये 6 रुपये लीटर मिलेगा, तो आराम से 10 लीटर गोमूत्र एक गोमाता देती है, तो ये भी 50 रुपये हो गए। तो एक गाय पर 100 रुपये ऐसे ही मिल गया। अब वो बाड़ा बनवा दिए हैं और 30 रुपये एक पर देंगे। हमारे गांव में जो बना हम लोग जानते ही नहीं है कि उसमें वो गाय के लिए है, बाद में चेकिंग हुई तो पता लगा ये गाय के लिए बनवाए हैं सब्सिडी पर। ये स्थिति है, मतलब बाड़ा बना हुआ है सरकार का और 30 रुपये प्रति पशु ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं पशु का पता नहीं। तो ये सब चीज़ें बंद होकर जब 100 रुपये सीधे किसान को मिलने लगेगा तो ऐसे ही वो बांध के अपने यहाँ रखेगा। गोबर गोमूत्र बेचे नहीं, दूध मिलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर गौमूत्र कैसे मिलता है? आपने मैं तो अपना तैयार कराता हूँ, देख लीजिए कैसे होता है। और बाकी लोग तो नहीं मिलता है, 10 रुपये लीटर बेचते हैं। ये देखिए, ये घन जीवामृत है। आप वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाती है? जी नहीं, वर्मी कंपोस्ट में नहीं। वो भी ऑर्गेनिक इसमें है। घन जीवामृत जो तुम पूछ रहे थे, वर्मी कंपोस्ट के बारे में एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, अभी मैं थोड़ा सा ठीक से परिचय कर लूँ। आप लोग BSc AG हैं या MSc MSc कर रहे हैं बच्चे, BSc कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छा। MSc कर रहे हैं। तो हमको तो बताने में दिक्कतें नहीं होगी, हम तो 5वीं तक पढ़े हैं ठीक से, उसके बाद तो ऐसे ही है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो वर्मी कंपोस्ट बनता है, आप लोग जानते होंगे कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है, या उसको कार्बन सीधे सीधे कह लीजिए, 10 किलो कार्बन के लिए 1 किलो नाइट्रोजन आवश्यक है। या तो 1 किलो नाइट्रोजन 10 किलो कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, या 10 किलो कार्बन 1 किलो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने वर्मी कंपोस्ट बना दिया तो कार्बन तो बन गया। ठीक है, आपने 50 किलो 1 एकड़ में डाल दिया, और आपके खेत में पहले से नाइट्रोजन की मात्रा 1 किलो है तत्व के रूप में, आपने 50 किलो कार्बन डाला, 1 किलो नाइट्रोजन है, ये उदाहरण दे रहा। तो 1 किलो तो 10 किलो को ही एब्जॉर्ब करेगा, 40 किलो फालतू पड़ा हुआ है। और जैसे जैसे 35 डिग्री के ऊपर ताप बढ़ेगा ज़मीन का, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ता रहेगा, तो हमारे वातावरण को भी दूषित किया और पूरी तरह से ज़मीन में काम नहीं किया तो घाटा भी दिया। तो ये दो काम हम क्यों करें? हम घन जीवामृत जो आसानी से बनाया जा सकता है, और वो जो केंचुए होते हैं, आप जानते हो इटालियन केंचुए हैं, वो केवल गोबर खाते हैं, बड़ी विशेषता है। हम लोगों के केंचुए मिट्टी भी खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो मिट्टी नहीं खाएंगे। तो सबसे सुंदर और सुविधाजनक ये घन जीवामृत है। मैं तो इसमें अलग से ये क्या नाम है, गुड़ और बेसन, ये दोनों नहीं मिलाता। मैं प्रति कुंटल के हिसाब से, जैसे ये 7-8 कुंटल हो गया है, अब 2 कुंटल और हो जाएगा, तो इस पर 200 लीटर यानी 1 कंडाल 1 ड्रम जीवामृत डाल के इसको मिला देंगे और ढक देंगे, 1 हफ्ता में तैयार हो जाएगा। तो ये हमको काम करने में सुविधाजनक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप जो इतना डाटा बता रहे कि गाय एक दिन में इतना मूत्र देता है, इतना गोबर निकलता है वगैरह वगैरह, ये पढ़ करके या फिर आपने खुद ऑब्जर्व किया है, या फिर कैसे इकट्ठा करते हैं दिखा देता हूँ तो आप शुरुआत में नहीं, नॉर्मल में भी वही होता है ना। अब मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बता रहा हूँ,
यदि आपने 1 एकड़ खेती से स्टार्ट किया, आप टोटल मत कीजिए, 1 एकड़ से 1 बीघे से 10 बिस्सा से जितनी आपकी क्षमता है, जितना खेत है उसके हिसाब से, खेत का 10वां हिस्सा या 15% हिस्सा जो भी, मान लीजिए आपने 1 एकड़ में स्टार्ट किया, तो जैसा सिस्टम है प्राकृतिक खेती का, नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है, कम से कम 2 कुंटल वो घन जीवामृत डाल के खेत तैयारी के साथ और 5 से 20% तक, मतलब सर जैसे कि मैं एक सर किसान हूँ, आप जैसे वहाँ बोल रहे थे कि आपके पास किसान नहीं आते हैं, आप किसान के पास जाके उनको कन्विंस करना पड़ता है। सर उनका तो पहला क्वेश्चन यही होगा ना सर कि हमारा जैसा अभी चल रहा है वैसा चलने दो, क्यों हम ऑर्गेनिक की तरफ क्यों जाए। और उनका सर तो मतलब ये भी क्वेश्चन रहेगा कि हम इससे कितना कमाई कर सकते हैं। तो आपको सर क्या लगता है कि 1 एकड़ से कितना कमाई हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? देखिए 1 एकड़ से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर मत जाइए। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां गोभी का बीज तैयार किया जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं, उनके पास 1360 स्क्वायर फीट का एक डिस्सा होता है ना, 1360 स्क्वायर फीट में 1000 पौधे लगेंगे। अमन जी, एक पौधे में मैंने जो बीज तैयार किया था, बोल रहा गड्ढा में पैर न पड़े, जर्मिनेशन होता गन्ना का। मैं कलम करके फूल गोभी का बीज तैयार किया था, अपना जो प्रयोग किया था, तो 25 ग्राम पौधा हुआ। आप कल्पना कीजिए कि 1000 पौधे में 25 ग्राम का गुणा कीजिए कितने का हुआ, ठीक है। और वो बीज मार्केट में मिल रहा है 55,000 रुपये kg, 550 रुपये का 10 ग्राम का पैकेट। तो एक किसान इतना नहीं पा सकता। वो जानते कितना का हुआ, 3 करोड़ 70 लाख का हो गया 1 एकड़ में। इस रेशियो से 1 एकड़ में आप 3 करोड़ 70 लाख रुपए प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम डेवलप करना होगा। जैसे 5-6 मार्केट हैं, जैसे बनारस में ही पहड़िया मार्केट है, मुगल सराय में मार्केट है, जौनपुर में है, मिर्ज़ापुर में, 5-6 बड़े बड़े मार्केट को आपको देखना होगा। सुबह जाके देखना होगा कि कौन से किसान ऐसे हैं जो गोभी लाकर बेचते हैं मार्केट में, मंडी में, उनसे संपर्क करना और डायरेक्ट उनको कंपनी के रेट पर बेचना। कि कंपनी देती है, पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, तुम मुझसे लो 55,000 किलो मत लो, 20,000 रुपया किलो लो, 15,000 रुपया किलो लो। हम 3 करोड़ 70 लाख नहीं कमाएंगे, 1 करोड़ तो कमाएंगे। तो भी एक एकड़ में हम 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। तो आप ये मत पूछिए कि 1 एकड़ में हमको कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अलग अलग फसलें हैं। अब आप धान की खेती करेंगे 1 एकड़ में तो 15 से 20,000 रुपये, लेकिन आप बीज पैदा कर रहे हैं 4 महीना वो भी टाइम ले रहा है, तो आप पौने 4 करोड़। तो सब अलग अलग, ये एक हाई वाला बताया, एक लो वाला, ठीक है। और कुछ सर इधर हमारा सर क्वेश्चन था कि आप कन्विंस कैसे करते हैं, मतलब क्या बता कि आप जो किसान हैं उनको सर आपके तरफ ये विषय तो शोध के छात्र नहीं, वो आपका एक्सपीरियंस से पूछा, आप ऐसे क्या बोलते हैं, बात मान ले। देखिए, हम लोग जिस समाज से, भारतीय समाज से, हमारे दिमाग में से हमारे पूर्वजों की चीज़ें निकल गई, उनको डालना जरूरी है। हम जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं इसलिए करते हैं कि ये जो कीट हैं ये मरे नहीं, जबकि घातक है, शत्रु कीट है, लेकिन हम चाहते हैं ये भी न मरे, यानी शत्रुओं को भी हम ऊंचा पीढ़ा देते हैं, उचित स्थान देते हैं। ये हमारी जीवन पद्धति है। इस तरफ से हम लोग जो विमुख हुए हैं, किसानों को यह चीज़ें डालनी होगी। केवल आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आपके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। पूरा विश्व आपको विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है। तो कैसे देखेगा जब आप विमुख रहेंगे अपने शास्त्रों से, अपने वेदों से, अपने उपनिषदों से, अपने कर्मकांडों से। जब आप विमुख रहेंगे तो नहीं चलेगा। चीज़ें उसके अंदर हम आपके लिए तैयार नहीं तैयार, ऐसे भी नहीं। बोलना कीजिए पौधा उगा के पौधा उगा के दिखाना। आप जानते हैं, आप जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। जब हम लोग जितना भी कीटनाशक डालते हैं ना, वो क्या कहता है, मट्टी में जीवाणु होता है ना, और मारता है। और हम लोग को मट्टी होता है, ज़्यादा जीवाणु चाहिए। तो गोबर में बता रहे हैं, लेकिन जितना भी एक बार लगा दें
सिंचाई कर दो, फिर अपना सबको मार देता है, वो तो मारता है चीजें। और जैसे आप डाई फेंकते हैं फास्फेट के लिए, डाई में जो फास्फेट है वो फास्फेट का पहाड़ है ना कहीं जहाँ से आती होगी, चाहे रसिया से आती है, चाहे पाकिस्तान में भी होता है, आता भले ही नहीं है। तो उस पहाड़ का, उस पत्थर का पाउडर बनाते हैं। तो है तो कठोर फर्म में ही वो है, तो पहाड़ ही भले ही पाउडर हो गया। तो वो जो पाउडर है केमिकल से उसको दानेदार बना दिया। खेत में आपने डाई फेंका, ठीक है, तो जब 10% पाउडर घुलनशील है, 90% पत्थर तो ऐसे ही जमीन में मिक्स है। तो जब जमीन में मिक्स है तो आप जानते हैं कि हर 2-3 अणुओं के बीच में गैप होगा, ठीक है। कण तो अणुओं का समूह है, तो हर अणुओं के 2-3 अणु के बीच में जो गैप होगा उसमें ऑक्सीजन रहती है, ठीक ना। उसी में से वापसा का निर्माण होता है। तो पौधे लेते हैं, आप जानते होंगे नमी वापसा चाहिए पौधों को, डायरेक्ट पानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो उस गैप में जब जाता है पाउडर तो गैप को भरता है। तो जब गैप को भरेगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो उसकी अनुपस्थिति में जो केंचुए हैं वो भी और नीचे भागेंगे, और जो बैक्टीरिया है वो भी मरेंगे। ऑक्सीजन सबको चाहिए, केवल पीपल के वृक्ष को छोड़कर। 24 घंटा उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 24 घंटा वो ऑक्सीजन देगा। बाकी सबको, भले ही बरगद को 20 घंटा 4 घंटा उसको कार्बन डाई चाहिए और 20 घंटा ऑक्सीजन देता है, लेकिन ऑक्सीजन सबको चाहिए एक वृक्ष को छोड़कर, ठीक है। उन बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो एक तो ये गैप भरते हैं, दूसरे जो आप यूरिया फेंकते हैं, यूरिया में जो नमक है वो भी जाके उसी गैप को भरता है। वो नमक तो घुल के उसको कुछ देगा नहीं पौधे को, वो जाके उस गैप को भरता है। तो इससे दिक्कत यही होती है कि एक तो बैक्टीरिया मरते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दूसरे केंचुए पूरी एरिया छोड़ के भाग जाते हैं जहाँ तक इसका प्रकोप होता है, प्रभाव होता है। तीसरा, जब बरसात होती है तो ये जब छेद भरे हुए हैं, गैप भरे हुए हैं, तो वर्षा का जल नीचे तक नहीं जाता छन के, वो ऊपर से ही बह जाता है बहुत धीरे धीरे। इसीलिए आप देखेंगे जितनी जोत की मिट्टी हो थोड़ी नर्म रहती है, उसके नीचे वाली इतनी कड़ी है कि फरसा मारिए तो पत्थर पर मार रहे हैं, ढीला बन जाता है, ठीक है। तो इन कारणों से भी केवल वही खरपतवार नाशक हो चाहे कीटनाशक हो, उन्हीं से नहीं, ये जो आपके जो भी रासायनिक उर्वरक हैं ये भी घातक हैं इन बैक्टीरिया के लिए या इन केंचुओं के लिए या वातावरण के लिए, या इन्हीं से छन के जब पानी नीचे तक जा रहा है तो जो पानी हम लोग पी रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं, वो भी दूषित हो रहा है। तो इन्हीं सब के कारण तो ये उर्वरक भी, कीटनाशक भी और खरपतवार नाशक भी सारे के सारे खतरनाक हैं हम लोगों के लिए। और इन सब के कारणों को मिलाकर, अभी एक मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था कहीं किताब में कि ग्लेशियर जितना पिघल रहा है उतना जाड़े में हो जाना चाहिए, तो उतना हो नहीं पा रहा है, वो कुछ कम में रह रहा है, तब तक फिर पिघलना शुरू, फिर कुछ कम रहा भरते हुए। तो परत दर परत जो भी बैक्टीरिया हैं वो आते हैं तो नदियों के माध्यम से फिर वातावरण में जाते हैं, ज़मीन में जाते हैं, फसलों में जाते हैं, मनुष्य तक आते हैं। तो ये नए नए बैक्टीरिया जो पूरी धरती में, पूरा धरती जो सजीव है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने बैक्टीरिया हैं सब मित्र बैक्टीरिया ही हैं, शत्रु बैक्टीरिया भी हैं। तो ये कौन सा कोविड-19 चला था, ठीक है, ये कोरोना, तो ये भी तो बैक्टीरिया है, पता नहीं कहाँ से आ गया एकाएक। अभी नए नए पता नहीं हम लोगों के जीवन में कितने आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो भी पूरा का पूरा वातावरण दूषित है या धरती के अंदर का स्टेटस दूषित है, इन सब के कारण हम ही लोग हैं। चाहे उर्वरक डालकर रासायनिक, चाहे खरपतवार नाशक डाल के, चाहे कीटनाशक डाल के, जैसे भी, इन सब के कारण हम ही हैं। तो हम ही को इसको दूर करना भी पड़ेगा, हम ही इसको दूर कर सकते हैं। आइए आगे देखा जाए। ठीक है, ये प्रयोग मेरा असफल रहा। क्यों असफल रहा? ये पूरी एरिया वाटर लॉगिंग एरिया है और वाटर लॉगिंग में होगा। मैंने जुलाई में इसको लगा दिया, 1000 पौधा मंगाया था, करीब 900 पौधा इसमें लगा, ठीक है, बनाना। और ये 3 महीने इसमें पानी रहा, ये विकास नहीं किया, पता नहीं कितना गल गया, खत्म हो गया, ठीक ना। 3 महीने के बाद यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक पानी रहा। नवंबर में आके ये सूखा, तो इसको मैंने बीडर रखा हूँ जोताई करके और नाली बना के फिर चना और ये सब। तो इसके वजह से दिसंबर में भी इसमें नए नए पत्ते आने शुरू हो गए, जबकि दिसंबर में विकास नहीं करता।
तो मुझे लगा कि सरसों की वजह से इसको पाला नहीं पड़ा, नहीं तो पाला मार देता, इतना कमज़ोर है। और चने की वजह से हो सकता है कि इसको नाइट्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो दिसंबर में भी ये थोड़ा बहुत विकास किया है, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर सरसों नहीं रहती, ये चना नहीं रहता, तो शायद ये घाटा देता। एक चीज़ मैंने और क्या किया, नवंबर में ये गड्ढा देख रहे हैं ना, ये मल्चिंग जो किया हूँ, ऐसे ही फिर एक खाना छोड़ के फिर अगला, उसके बाद एक छोड़ के फिर अगला, ये रिंग पीट विधि से मैंने गन्ना लगा दिया। ये पूरे में गन्ना लग चुका है। अभी उधर जो आप देखेंगे मल्चिंग नहीं है, वो अभी जनवरी में लगाया हूँ, खिचड़ी के बाद 14 जनवरी के बाद, और ये सब नवंबर में लगा है। मैं जानता था जमेगा नहीं, दिसंबर में ठंड पड़ेगी, जमेगा नहीं, फरवरी में सब निकल जाएगा। अब 15 फरवरी के बाद तक ना सब दिखाई देने लगेगा। तो एक तो मैंने इसमें गन्ना लगा दिया, दूसरा सरसों निकल जाएगी ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। चना भी ईश्वर ने चाहा तो बहुत नहीं निकलेगा, तो इसको भोजन देने भर निकल जाएगा, जीवामृत बनाने भर निकल जाएगा। ये फसलें हैं, मेढ़ी पर मत चढ़िएगा, क्योंकि मेढ़ पर सब्जी बो दी गई है गर्मी वाली। अभी फरवरी के शुरुआत में ही ये जो मेढ़ है ना, इस पे सब पे सब्जियां लग चुकी हैं। ढक जाइएगा कि 15 मार्च तक ये हो जाएगा आपका सरसों की फली, तो इसकी छटाई हो जाएगी। तब तक 1-1 फीट की सब्जी निकल गई रहेगी, तो इस पर चढ़ के फिर मल्चिंग के ऊपर चढ़ के अपना फैल के बेल फड़ने लगेगी। तो इस तरीके से यह एक अपना प्रयोग है। एक घाटा है, मैं महाराष्ट्र में जब गया था, सुभाष पालेकर जी के यहाँ, तो उनके एरिया में जहाँ जहाँ उन्होंने हमको मॉडल दिखाया, मैं 1 सप्ताह उनके साथ रहा। 1 सप्ताह नहीं, 4 दिन रहा, 3 दिन तो आने जाने में लग गया। तो जितना समय रहा, मैंने देखा कहीं हमको चूहा दिखाई नहीं दिया। यानी चूहा कहाँ से दिन में दिखाई देंगे, चूहा का बिल दिखाई नहीं दिया कहीं भी, यानी चूहा रहित। तो वहाँ वो कर सकते हैं। हमारे इसमें इतने चूहे लग गए कि हम लोग परेशान हो गए। अभी जब पानी दिया हूँ 70 दिन पर चने में, करीब 10 दिन पहले, तब चूहा भगे। दवा डाल नहीं सकते, ऑर्गेनिक करना है, तो ये प्रॉब्लम है। मल्चिंग आपने ठीक से कर दिया, तो जब खेत में चारों तरफ गेहूं लगा हुआ है और गेहूं में से चूहे भागेंगे, पानी दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, जहाँ थोड़ा सा जगह पाएंगे ठीक से अपने छुपने लायक, वहाँ आएंगे। चूहा की दिक्कत हो जा रही है इसमें। आइए आगे चलते हैं। उधर मैंने बताया था गन्ना लगाया हूँ, आर्द्रता उधर सबका मल्चिंग किया हुआ है। ये अनारी है ना? हाँ, अनार। ये तो जामुन का पेड़ है, मतलब ये खतरों से आप कहाँ रहते हैं? यहीं पास में, अभी यहीं पास में ही रहते हैं। सब मेरे पड़ोसी गांव है। अच्छा, आपके मित्र हुए ना? वाह, भैया है ना, ये भैया के मित्र। और एक और जो वाइट टी शर्ट पहने थे वो भी मित्र है। आप अभी क्या कर रहे हैं? जो वाइट शर्ट वाले थे ना, वो पुजारी हैं। किनके का? अच्छा, रेलवे का। अभी तो आया है गोला भर दिया। ये अलग ही है। करने के लिए अब फिर पैसा खर्चा कर रहे डाइवर्सिफिकेशन। देखो मैं उसका दूसरा रीज़न बताता हूँ। जब 1960 की अगर बात करेंगे, 70s की आप बात करेंगे, लगभग 90% पॉपुलेशन खेती पर था उस समय। 80% तो मिनिमम मान के चलो। जब हम स्टूडेंट थे तभी हमारे टीचर्स कहते थे 75%। आज हम लोग कह रहे हैं 50 to 55%। 80% लोग जो थे, अब 80% लोगों के पास ज़मीन थी। उन लोगों को खाना कितने लोगों को खिलाना है? 100 में से 80% के पास खेत है। मेरे पास 1 एकड़ है, आपके पास 6 एकड़ है, लेकिन है 1 एकड़ तो है ना, मेरा घर चल सकता है ना। हमको कितने लोगों को और खाना खिलाना है जिनके पास खेत नहीं है? केवल 20 लोग। क्या दिक्कत है? वो भी इंडिया में। लेकिन हवा बना दिया गया। हवा बना के मतलब दिमाग ख़राब करने का। पैसा जहाँ फेंकते हैं हम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, और वही हुआ। आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर 60% भी किसान है, हमको कितने लोगों को खिलाना है? 40 लोगों को। अमेरिका में कितना है?
पूरा इंटर यूरोपियन वर्ल्ड में कितना है, ऑस्ट्रेलिया में कितना है, किसी भी जापान में कितना है, केवल 2% किसान 100 में से 2 किसान खेती कर रहे हैं। उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उनको 98 लोगों को खिलाना है, 98 लोगों को खाना खिलाना है, 2 लोग खेती कर रहे हैं और हम लोग 60 लोग खेती कर रहे हैं, 40 लोगों को खाना खिलाएंगे। वो तो हम लोग घर में जो मेहमान आता है बिना खाई जाता नहीं, अभी भी आते ही आप लोगों को इतना स्वादिष्ट मिला। अगर इसको फाइनेंशियल टर्म्स में आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, हमारे बीएचयू में जो विश्वनाथ मंदिर का ही रेट में कैलकुलेट करके देख लो तो कितना हो गया कमाई। सिंपल इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ। और इतना बेर हम लोग खा लिए यहाँ के, उसको अब कल महीने मार्केट में यही बेर जो है 40 रुपये किलो बिका है, 2 किलो 2 किलो में 80 रुपये में देख के आया हूँ। तो अभी हम लोग पता नहीं कितना खा लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन ये हमारा ये कल्चर के पार्ट है। एग्रीकल्चर और कल्चर का जो रिलेशनशिप इंडिया में जो है वो कहीं नहीं। अब कहीं पर भी किसान के यहाँ जाएंगे, इंडिया के किसी भी कोने पर जाएंगे, चाहे कर्नाटक बंगाल कहीं पर भी जाएंगे, यही नेचर आपको मिलेगा। मान लीजिए पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप चले जाएंगे तो ऐसे पेन निकालने दे देगा वो तो 2-4 पेन सब लोग ऐसे उठा के पॉकेट में डाल देंगे। मान लीजिए उससे पूछे भी, वो बोलेगा कि मेरा काउंटर गेट पे काउंटर बना हुआ है, वहाँ से खरीद लो, यही रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब क्या ये भी एक प्रोडक्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इसका आनंद लिया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा ये कल्चर के पार्ट है, ये इससे हम बाहर ही नहीं आ पाते, कितना आएंगे, मुश्किल है। तो उसी वजह से तो अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे तो एक आदमी को लॉस इनकर करना है और उसी को हम लोग किसान कहते हैं, है ना। इवन हमारे कल्चर में क्या है, मान लीजिए हम लोग 4 भाई है, तो उसमें से 3 लोग नौकरी नहीं करते, 1 आदमी नौकरी करता है। क्या 3 लोग भूखे होते हैं? हमारा कल्चर है ना, विदेश में जाके देख लो, 18 साल के बाद तू कौन, चल भाग यहाँ तब वो जब तक कमाएगा नहीं खाएगा नहीं। हमारे यहाँ जिंदगी भर उसको खाना खिला, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से वो नहीं कमा पा रहा है, तब भी हमारे यहाँ कल्चर, उस कल्चर के वजह से हमारे कंट्री का आइडेंटिटी है। और किसी से उसी वजह से वो आप किसी भी कम्युनिटी में जाएंगे, ईस्ट साउथ नॉर्थ कहीं पर भी जाएंगे, ये आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात आएगी, वो डाइवर्सिफिकेशन जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लॉस हो गया, फिर हम लोग उसको रीगेन करें। हाँ, उसको आप कुछ लोग ऑर्गेनिक के नाम से करेंगे या कुछ लोग क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, इन एनी वे, लेकिन होना चाहिए। उसी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं, मोनोकल्चर से नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमको कन्विंस है ना। यही 0 बजट नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे थे प्रोफेसर पंजाब सिंह साहब, डे 1 से अपोज उसके विरोध नहीं, आज भी बोलते हैं, उसके सहमत नहीं है, ठीक है। तो क्या हम उनको खराब साइंटिस्ट मानेंगे? उनका अनुभव कुछ और है, उनका एक्सपीरियंस कुछ और है, ठीक है, उनके बात है। लेकिन क्या उसकी वजह से किसान छोड़ दिया या छोड़ सकता है? जिनका अनुभव अच्छा वो करेगा। इसलिए मैंने बोला 100 लोग देखेंगे, हो सकता है 10 लोग उसको समझे और 1 आदमी शुरू करेगा, और उस 1 आदमी को देखते हुए फिर आगे बढ़ेगा। वो हो रहा नेचुरल, ठीक है। और कोई सर का साइन कराए थे? हाँ, हमारे पास आपका नंबर भी हमने ही इनको दिया था। एक्चुअली असाइनमेंट मिला था इस बच्चे को, हम किसी का नहीं है ना। तो इनको पहले हमने असाइनमेंट दिया, ये सोचने लगी वहाँ उतना दूर से कैसे जाएंगे। हम सोचे चलो ठीक है, पूरा क्लास को लेके चलते सब लोग आ गए। मेन इनका था आपसे मिलने का। अच्छा, आपकी बच्ची हैं? हमारे ये सब हमारे बच्चे हैं, सब हमारे परिवार है। आपने कहा कोई स्कीम, कोई सब्सिडी वाला आप लेते हैं? मैं इसी वाले का पूछती थी, पीएम किसान वाला मिलता है ना? कैसे से बनाया हुआ था? केसीसी तो है, उसे पैसा मिल जाता ना आसानी से। हाँ, खेती के लिए या मैं इतना सक्रिय हूँ इस विषय में, बैंकों को, मैनेजर को मैं फ़ोन करता हूँ, किसी किसान का नहीं बना है तो उसका सहयोग कर देते हैं। आपको सरकार से शिकायतें हैं, जैसे मतलब बाकी किसानों को होती है कि सरकार से ये शिकायतें नहीं हैं, हमको उन लोगों से शिकायतें हैं जो सरकार को बताते हैं। जैसे
अभी अपना कौन सा मंत्रालय है खेती बाड़ी वाला, कृषि मंत्रालय ने उसको वाणिज्य मंत्रालय बोलते हैं ना केंद्र में, ठीक है। जितने मंत्री हैं क्या उनको पता नहीं है कि जब गेहूं पैदा होता है तो क्यों निर्यात रोक दिया जाता है, और 1.5 महीने बाद जब किसान बेच के खाली हो जाता है तो क्यों निर्यात खोल दिया जाता है, उनको मालूम नहीं है। ये बड़ा पॉलिसी है। लेकिन उनके जो भी सचिव हों, जो भी सलाहकार हों, राम जाने उतना तक मैं नहीं पहुंचा हूँ। कोई ना कोई समझाता होगा कि ऐसे ऐसे करते रहिए, ऐसे ऐसे पॉलिसी होनी चाहिए। ये पॉलिसियाँ क्यों? जब हमारा धान पैदा होगा तो निर्यात बंद कि रेट डाउन है, किसान बेच के खाली हो जाएगा तो फिर निर्यात चालू, फिर रेट बढ़ जाएगा। ये चीज़ें कैसे दिखाई नहीं देती लोगों को? क्या मत दिखाई दे, कम से कम जो मंत्री लोग हैं या मोदी जी का मंत्रिमंडल है, अपना व्यक्तिगत भी मंत्रिमंडल उनका है एक तरह से, उनको भी समझाने वाले मंत्री होंगे अलग से, तो इन लोगों को दिखाई नहीं देता। ये शिकायत हमको है, और बाकी कोई शिकायत नहीं, बाकी सारे काम ठीक है। और आप लोग तो MSc AG के छात्र हैं, एक कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो 24 घंटा 48 घंटे लग जाता है। पूरा देश फॉर्मेट कर रहे हैं मोदी जी के बहुत बड़े फैन है आप, है ना? बीजेपी और मोदी जी के नहीं, मोदी जी के फैन है। मोदी जी के जो कार्य हो रहे हैं वो अच्छे लगते हैं, तो कुल मिला के ठीक है। लेकिन जो कमी रहेगी वो भी कहेंगे हम, ये बहुत बढ़िया है। जो कमी रहेगी वो भी कहा भक्त जाएगा। है, भक्तों को कमी नहीं आ जाता। तो कमी तो, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का कभी सदस्य नहीं, जागरूक हैं आप? कभी किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो राजनीतिक, मैं सदस्य किसी का नहीं, कभी नहीं। क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, वो विज्ञान साइड में लगाते हैं या फिर विज्ञान। देखिए, आपने जो पूछा था प्रश्न कोने पर, अभी वही चल रहा है, ठीक है। मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। मैं 3 साल तक भ्रूण हत्या पर काम किया, दौड़ता रहा अपना तेल को, ठीक है। फिर लोगों ने मुझे टच किया कि लड़कियों की शादी कैसे हो, तो मैंने कहा मैं दहेज मुक्त विवाह महोत्सव करा के दिखा दूँ। और राजपूतों का 4 लड़कियों का, जिसमें अपनी लड़की का भी शादी किया, चौथी लड़की नहीं मिली। 4 लड़की और 4 लड़का तैयार करना, लड़के तैयार हो गए, लड़की वाले तैयार नहीं होते राजपूतों में। पहली बार विवाह महोत्सव मैंने चंदौली में महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में 2008 में कराया था। 8 या 10 फरवरी को, अपडेट भूल रहा है, ठीक है। तो वहाँ कराने के बाद फिर मेरे समझ में आती है पैसा लग रहा है, ऐसे मैं कब तक कराता रहूँगा। फिर लोगों ने कहा एक बार कैला काम खत्म, फिर मैं जून में कराया 3 जोड़े शादी, पूरा खर्च, ठीक है। किसी से कोई चंदा नहीं लिया, जो अपने से दे दिया मौके पर वही, बाकी अपना लगाया। ये करने के बाद समझ में आया कि पैसा तो हमारे पास है नहीं, हम तो किसान आदमी, ऐसे कब तक करते रहेंगे। तो मैंने सोलर का काम स्टार्ट किया। इस चंदौली ज़िले में पहली बार सोलर का कोई डीलर हुआ, वो मैं था, ठीक है। जनई सोलर के नाम से हमने एक कंपनी डाला, और रोड पे हमारा लान है, अभी कबाड़ वालों को दे दिया। तो उसमें मैंने सोलर का प्लांट डाला, बैटरी बनाना स्टार्ट किया, सोलर बैटरी, ठीक है। तभी मैंने CC बना, और किन्हीं कारणों से वो स्कीम भारत सरकार की बंद हो गई। पूरे चंदौली जिले का और बनारस जिले का जो भी स्ट्रीट लाइट है, सांसद कोटा से या विधायक कोटा से या जिला पंचायत कोटा से, जिससे भी कोटा वाली जो नेडा के थ्रू लगती है, उसका मरम्मत का काम मेरा ही था, पूरे चंदौली और बनारस जिले का। तो जब कंपनियों को ही मरम्मत का काम भी दे दिया गया तो हमारा काम बंद, तो बैटरी बनना बंद। उस समय में 23 लाख रुपये घाटा में गया, और 23 लाख के घाटा के बाद मैं ज़मीन पर पैर रखा। यहाँ मैंने मड़ई लगाया, पहली बार फूल बोया, फूल में भी घाटा लगा हमको। और इसके बाद मुझे 8 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, 6 साल हुआ ट्रेनिंग लिए हुए पतंजलि में। 6 साल से ठीक से काम करते हुए अभी कुछ कर्ज में हूँ, लेकिन करीब 16-17 लाख कर्ज खत्म हो चुका। और मैं जीरो से आके 0 बजट खेती में अपना घर भी चला रहा हूँ और धीरे धीरे कवर भी कर रहा हूँ। यही हमारी स्थिति है। तो CC भी अपना वही चल रहा है, 9 लाख की CC अभी भी चल रही है। तो मैं जो भी कर्ज लिया, चाहे KCC चाहे CC से, सोलर का काम करने के लिए, और उसमें लगाया, तो उधर से भी नहीं मिल रहा है। तो भरना भी है तो खेती से ही भरना है। तो पूरी तरह से खेती में मैं 0 पर नहीं आया, माइनस में आया। और अभी 0 बजट में हूँ, कुछ हमारे पास नहीं है, लेकिन करीब
और सब कुछ चल रहा है। 7 वो और 07 यही स्लैश आप उनको जानते हैं अरुण कुमार सेन जी को? अरुण कुमार सिंह। हाँ सेन नहीं, सेन तो नहीं है, एक अरुण कुमार सिंह है। डीडीएम है जो यहाँ चंदौली के नाबार्ड, हाँ उनको जानता हूँ। हाँ वो भी सहयोग करते हैं आपको मतलब? नहीं, वो तो एक आध दो बार मैंने फ़ोन किया, वो ठीक से बोलते नहीं। अच्छा और पहले डीडीएम थे हीरा लाल जी, वो हैदराबाद चले गए, अभी भी फ़ोन करते हैं हमको। सर उस दिन जो हुआ था ना वहाँ पे वर्कशॉप में ये लोग आए थे तो चंदौली का पूरा आप बता रहे थे पूरा हो गया इनका थोड़ा व्यवहार बातचीत करने का ठीक नहीं, इंटर शायद बंगाली थे हो गया बोलते हैं लड़कियों जैसा। थोड़ी आवाज़ पतली है उनकी। थैंक यू यार, स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे। हाँ हाँ, इसके लिए तो चाहिए इसके लिए चाहिए। अभी तो 30 तारीख को ही मैं बैलेंस शीट बनवाया। उसमें कि चार्ज लेता है अभी कहाँ, अभी तो एक बार कंपनी बनी तो हमारा कुल मिला के 70-71 हज़ार रुपये लग गया। ठीक है, लेकिन मैंने अकेले नहीं लगाया, जो हमारी 11 की कारखानी सब लोगों ने बराबर बराबर शेयर खर्च किया। यानी हमारी कंपनी ऐसी नहीं है कि अपने घर का परिवार के लोगों को केवल होगा, अपने इस गांव का मैं अकेले बोल दूँ, बाकी दूसरे गांव के लोग तो जुटते जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि क्या बोल रहा था अभी, सीए का, और दूसरी बार केवल खर्च हुआ, अभी बैलेंस शीट बनवाया हूँ तो साथ सिंगल बुलाते हैं, बाकी बीच में कोई कंप्लीटली डिपेंड ट्रांजैक्शन पे है उनका परसेंटेज। अभी जब काम स्टार्ट होगा तो जैसे जैसे मांगेंगे, जैसा जैसा वर्क आएगा उस हिसाब से देना होगा। आपको वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन